एपिसोड 20। समलैंगिक प्रेम। प्रेम के नीलामी घर से बाहर जाते ही कनक भागकर अंदर जाती है और सीधे उस कमरे में जाती है जहां देवकला और सुमति कनक के वापस आने का इंतजार कर रही थी। कनक को वापस आता हुआ देखकर सुमति बिना देरी के कनक पर सवाल दाग देती है, क्या हुआ? क्या उस चोर ने हार वापस कर दिया? सुमति की बात सुनकर कनक को समझ नहीं आ रहा था कि वह सुमति से क्या कहे कि उसका हार चोर चोरी करके नहीं बल्कि झूठ बोलकर सबके सामने से ले गया था। कनक को चुप देखकर देवकला कहती है, कनक आखिर बात क्या है, तुम इतनी चुप क्यों हो? देवकला की बात सुनकर कनक समझ गई थी कि अब बात छिपाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कनक एक आह भरते हुए बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब बता देती है, यह भी कि कैसे वह दोनों हार गुरुदेव के पास से निकले और कैसे चोर ने नीलामी घर के मालिक से झूठ बोलकर वह दोनों हार उनसे ले लिए। कनक की सारी बात सुनकर देवकला साइड में रखी टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए कहती है, हद है, एक चोर सुबह से हम दोनों को पागल बना रहा है और अब उसने राजकुमार तेजस के गुरुजी और यहाँ तक नीलामी घर के मालिक को भी पागल बना दिया। अपना गुस्सा निकालने के बाद देवकला शांत होकर कनक से पूछती है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? वह चोर हमारे हार लेकर पहले ही यहाँ से चला गया है, अब हमें हमारे हार कैसे मिलेंगे? देवकला की बात सुनकर कनक कुछ सोचते हुए कहती है, मलिक ने कहा था कि वह दोनों लोग राजमहल में रहते हैं और उन्होंने आने से पहले राजमहल का चिन्ह वाला टोकन दिखाया था। कनक की बात सुनकर सुमति कनक से पूछती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सुमति की बात सुनकर कनक उसे समझाते हुए कहती है, देखो, अगर वह चोर राजमहल से है तो कल महाराज के जन्मदिन पर महल में काम करने वाले सभी लोग मौजूद होंगे। अगर वह हमें वहां मिल गया तो मुझे पूरा यकीन है कि हमें तुम्हारे हार भी मिल जाएंगे। कनक की बात सुनकर देवकला कुछ सोचते हुए कहती है, लेकिन अगर उस चोर ने हारा वापस करने से मना कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? देवकला की बात सुनकर कनक कहती है, इस बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राजकुमार तेजस के गुरुदेव खुद उस चोर से अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं और अगर हमने उनकी चोर को पकड़ने में मदद कर दी तो क्या पता वह हमारे लिए उस चोर से हार वापस लेने में हमारी मदद कर दे। कनक की बात देवकला और सुमति दोनों को सही लग रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर उस चोर ने हार देने से मना कर दिया तो गुरुदेव अपनी ताकत से उस हार चोर को हार देने के लिए मजबूर कर सकते थे। यह सब सोचते हुए देवकला और सुमति दोनों कनक के साथ मिलकर महल में उस चोर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। सारा प्लान बनाने के बाद कनक देवकला और सुमति को नीलामी घर के बाहर तक छोड़ने आती है, जिसके बाद वह दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर वहां से निकल जाती है। एक तरफ देवकला, सुमति और कनक मिलकर प्रेम को पकड़ने का प्लान बना रहे थे तो इस बात से अनजान प्रेम राम सहाय के साथ अपनी टूटी हुई घोड़ा गाड़ी से अपने घर पहुंच जाता है। प्रेम जिस काम के लिए नीलामी घर में गया था वह भले ही ना हुआ हो, लेकिन फिर भी नीलामी घर के मलिक ने प्रेम से माफी मांगने के तौर पर उसे 1 लाख सोने के सिक्के और उसके दोनों हार वापस कर दिए थे। घर वापस आने के बाद प्रेम राम सहाय को अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहता है और फिर प्रेम भी अपने कमरे में चला जाता है। कमरे के अंदर आते ही प्रेम राजकुमार तेजस का दिया हुआ दिव्या पुरातन पक्षी का पंख निकालकर उसे ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे इस पंख को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में नहीं पता था। पंख को कुछ देर और देखने के बाद प्रेम 1 लाख सोने के सिक्के निकालकर उन्हें गिनने लगता है। प्रेम पैसों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं करता था और यहाँ तो बात सोने के सिक्कों की थी तो भला प्रेम कैसे विश्वास कर लेता। जब प्रेम पूरे 1,000,000 सोने के सिक्के गिन लेता है तभी जाकर उसे अच्छा महसूस होता है। उसके बाद प्रेम देवकला और सुमति से चोरी किए दोनों हार निकालकर मेज पर रख देता है। प्रेम को इतना तो विश्वास हो गया था कि यह दोनों हार की कीमत जितनी वह सोच रहा था उससे ज्यादा ही होगी। प्रेम अगले दिन हार को बेचने का सोचकर आराम से अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ देर में उसकी आंख लग जाती है। सुबह सुबह प्रेम की नींद राम सहाय की आवाज से खुलती है, जो दरवाजे पर खड़े होकर प्रेम से कह रहा था, राजकुमार महल से सैनिक आया है, उसने आज रात को हमें महल आने का न्योता दिया है। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम बिना किसी भाव के कहता है, ठीक है, उसे कह दो हम लोग आ जाएंगे। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय वहां से सैनिक को खबर पहुंचाने के लिए चला जाता है। प्रेम भी अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ जाता है, तब तक सैनिक भी वहां से जा चुका था। प्रेम अपने सामने बड़े से महल को सजा हुआ देखकर अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आज रात मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी।
अपने मन में इतना सोचकर प्रेम राम सहाय की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, राम सहाय क्या राज्य में ऐसी कोई जगह है जहां पर चोरी की चीजें बेची जाती है? राम सहाय जानता था कि प्रेम ने देवी कला और सुमति दोनों के हार चोरी किए थे, इसीलिए बिना देरी के प्रेम से कहता है, राजकुमार राज्य में एक जगह ऐसी है जहां पर लोग चोरी और प्रतिबंधित चीजें बेचने के लिए जाते हैं, लेकिन इतना कहकर राम सहाय हिचकिचाने लगता है। राम सहाय को हिचकिचाता देखकर प्रेम राम सहाय से पूछता है, लेकिन क्या? जिसके जवाब में राम सहाय प्रेम से कहता है, लेकिन राजकुमार हम लोग शाही परिवार से है, इसलिए हमें वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम कहता है, इसमें इतना परेशान होने वाली बात कौन सी है? हम लोग जैसे नीलामी घर में गए थे उसी तरह से इस काले बाजार में भी जाएंगे। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय उसे खारिज करते हुए कहता है, नहीं राजकुमार, नीलामी घर की बात और थी, लेकिन इस काले बाजार में हम अपना चेहरा ढककर नहीं जा सकते, और वैसे भी शाही परिवार की तस्वीर वहां पर जगह जगह पर लगी हुई है। अगर हमें और आपके वहां पर किसी ने पहचान लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम सोच में पड़ जाता है, अगर हम लोग चेहरा ढककर नहीं जा सकते और वहां पर चेहरा भी नहीं दिखा सकते तो आखिर हम लोग वहां पर जाएंगे कैसे? यही सब सोचते हुए प्रेम इधर से उधर टहलने लगता है। तभी उसे एक ख्याल आता है और वह अपनी आंखों में चमक लेकर राम सहाय को कुछ चीजें लाने को कहता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ ही देर में प्रेम ने जो चीज राम सहाय को बताई थी वह राम सहाय लेकर वापस आ जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजकुमार क्या करना चाहते हैं। भला काले बाजार में जाने के लिए औरतों के सजने संवरने का सामान क्यों मंगवा रहे हैं? यही सब सोचते हुए राम सहाय प्रेम के कमरे के अंदर चला जाता है, जहां जाकर राम सहाय देखता है कि प्रेम ने अपनी कमर के ऊपर के सारे वस्त्र हटा रखे थे। प्रेम को आधा नंगा देखकर राम सहाय तुरंत पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है और प्रेम से माफी मांगते हुए कहता है, राजकुमार मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको जानबूझकर नहीं देखा। राम सहाय को इतना अजीब व्यवहार करते देखकर प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राम सहाय ने ऐसा भी क्या देख लिया। मॉडर्न दुनिया से होने के कारण प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि राम सहाय इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में लड़के एक साथ ग्रुप बनाकर नहाया करते थे, लेकिन प्रेम को क्या पता था कि इस दुनिया में एक आदमी को उसकी पत्नी के सिवा और कोई भी बिना कपड़ों के नहीं देख सकता था। इस दुनिया के नियम ना पता होने की वजह से प्रेम राम सहज से कहता है, राम सहाय तुम्हें इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों एक ही तरह के हैं, तो इसमें इतना क्यों शर्माना? प्रेम की बात राम सहाय ने सुनी तो थी, लेकिन वह फिर भी नहीं पलटा था। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय अपने मन में सोचता है, कहीं राजकुमार वैसे इंसान तो नहीं है जिन्हें औरतों में नहीं बल्कि पुरुषों में रुचि हो। हे भगवान, कहीं हमारे राजकुमार समलैंगिक तो नहीं है? इस बात से अनजान प्रेम की उसकी छोटी सी बात से राम सहाय उसे समलैंगिक समझ रहा है। प्रेम राम सहाय की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भूत की तरह दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैंने जो सामान बताया था क्या वह आ गया? इस बार प्रेम की आवाज थोड़ी तेज थी, इसी वजह से राम सहाय ना चाहते हुए भी प्रेम की तरफ मुड़ जाता है। राम सहाय के हाथों में सामान देखकर प्रेम राम सहाय को कमरे के अंदर आने का इशारा करते हुए कहता है, आओ तुम भी अंदर आ जाओ और अपने कपड़े उतारो। प्रेम की इस बात को सुनकर अब राम सहाय को डर लगने लगा था। उसे तो पहले केवल संदेह था कि उसके राजकुमार समलैंगिक थे, लेकिन प्रेम की कपड़ा उतारने वाली बात सुनकर राम सहाय को यकीन हो गया था कि उसके राजकुमार सच में समलैंगिक थे। राम सहाय अपने हाथों में पकड़े हुए सामान को प्रेम के सामने एक मेज पर रख देता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। राम सहाय को वापस चुपचाप खड़े होते देखकर प्रेम राम सहाय पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, राम सहाय आखिर तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे कपड़े खुद उतारूं? प्रेम की यह बात सुनकर राम सहाय हड़बड़ा जाता है। राम सहाय तुरंत 2 कदम पीछे लेते हुए कहता है, राजकुमार मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं, मैं तो आपका एक दास हूं, इसीलिए आप मुझ पर रहम करिए और मुझे जाने दीजिए। राम सहाय की बिना सर पैर की बातें सुनकर प्रेम को भी अब गुस्सा आने लगा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राम सहाय को अचानक क्या हो गया है और वह इस तरह से बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। राम साहब की बातें सुनकर प्रेम राम सहाय पर चिल्लाते हुए कहता है, राम साहब अगर तुमने अभी अपने वस्त्र नहीं निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेम की बात सुनकर राम साहब को प्रेम के लिए काम करने पर अब अफसोस हो रहा था। उसे अगर पहले जरा भी अंदाजा होता कि वह जिसकी खिदमत करने का फैसला कर रहा है वही एक दिन उसकी आबरू के साथ खेलेगा तो राम सहाय कभी भी प्रेम के लिए काम करना मंजूर नहीं करता।
राम सहाय अपने मन में यह सब कई बार सोच चुका था, लेकिन फिर भी वह ना चाहते हुए भी प्रेम ने जैसा कहा था वैसा ही करता है और अपने कमर के ऊपर के सारे वस्त्र को निकाल देता है। राम सहाय को कमर तक नंगा देखकर प्रेम उसे एक जगह बैठने का इशारा करता है और राम सहाय को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। राम सहाय बिना कहे भी अपनी आंखें बंद करने वाला होता है, क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने अपनी आबरू को लूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। राम सहाय को अपनी आंखें बंद करते देखकर प्रेम उसके लाए सामान को निकालकर एक में मिला देता है और फिर राम सहाय के चेहरे और हाथों पर उसे लगने लगता है। असल में प्रेम अपनी पुरानी दुनिया की तरह यहाँ भी मेकअप से अपना और राम सहाय का चेहरा बदलना चाहता था। एक प्रोफेशनल चोर होने की वजह से प्रेम को परिस्थितियों के अनुसार मेकअप से अपना चेहरा बदलना बखूबी आता था, क्योंकि प्रेम अपनी पुरानी दुनिया में मेकअप से खुद के बहरे को बदलकर काफ़ी चोरियां करता था और आज प्रेम अपनी मेकअप स्किल इस नई दुनिया में भी अप्लाई करना चाहता था। इसलिए प्रेम ने राम सहाय से मेकअप में इस्तेमाल करने वाली सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मंगवा ली थी। राम सहाय जो काफ़ी देर से अपने साथ किसी अनहोनी के होने का इंतज़ार कर रहा था, उसे अपने चेहरे पर प्रेम के हाथों का स्पर्श महसूस होता है और फिर वह स्पर्श उसकी गर्दन, छाती, पेट और यहाँ तक उसके हाथों पर भी महसूस हो रहा था। राम सहाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रेम क्या करना चाहता है। प्रेम राम सहाय के मन में चल रही बातों से अनजान राम सहाय के चेहरे और बाकी शरीर में अच्छी तरह से लेप लगाने के बाद प्रेम राम सहाय को वहीं पर कुछ देर बैठने को कहता है और फिर अपने ऊपर भी वही लेप लगाने लगता है। राम सहाय प्रेम के सामने बिना कपड़ों के रहने में शर्मा आ रही थी, इसीलिए उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। मेकअप करते करते प्रेम को 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद प्रेम की आवाज़ राम सहाय को सुनाई देती है, राम सहाय तुम अब अपनी आंखें खोल सकते हो। राम सहाय को जब काफ़ी देर अपने साथ कुछ भी नहीं होते हुए महसूस हुआ तो उसे थोड़ी राहत मिली थी। प्रेम के कहने पर राम सहाय धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके ठीक सामने एक शीशा लगा हुआ था। राम सहाय जैसे ही अपनी आंखें पूरी तरह से खोलना है, वह शीशे में खुद के स्थान पर किसी बुजुर्ग को बैठा हुआ पाता है। राम सहाय चौंक का खड़ा हो जाता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, राजकुमार यह कौन है और मैं इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया। राम सहाय की बात सुनकर प्रेम को हंसी आ जाती है और वह राम सहाय की हरकत देखकर हंसने लगता है। प्रेम राम सहाय को शांत करते हुए कहता है, राम सहाय पहले तुम शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह सब क्या हुआ है। प्रेम की बात सुनकर राम सहाय चुपचाप एक जगह पर खड़ा हो जाता है। राम सहाय को शांत देखकर प्रेम कहता है, राम सहाय मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम इतना समझ लो कि यह रूप हमें आराम से काले बाजार में ले जा सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें और खुद को बूढ़ा बनाया है। To be continue, please listen more to the next episode.